लेक्चर 456 पता नहीं मेरा क्या होगा। आराध्या अभिमान को देखकर बोली, अंडरस्को दिखता नहीं है, अंधे होकर घूमते हो। अभिमान ने गुस्से कहा, अंडरस्को आधे घंटे में नहाता हूँ मैं और आधे घंटे से तुम क्लोजेट में कर क्या रही थी। आराध्या बोली, अंडरस्को ये साड़ी पहन रही थी। अभिमान बोला, अंडरस्को जो तुमसे ठीक से पहनी भी नहीं गई। आराध्या गुस्से में दांत पिसती हुई बोली, अंडरस्को एग्जैक्टली मुझे पहननी नहीं आती, इसलिए आधे घंटे से पहनने की कोशिश करी थी, अब जैसी भी बांधी है। ठीक है, तुम्हें कमी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये साड़ी तुम्हारे लिए नहीं पहनी बल्कि माँ और बड़ी माँ के लिए पहनी है। इतना कहकर उसने अभिमान को हल्का सा धक्का देकर अपने आगे से हटाया और बाहर की तरफ चली गई। अभिमान गुस्से में क्लोजेट की ओर चला गया। थोड़ी देर में अभिमान अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ क्लोजेट से बाहर आया तो एक बार फिर उसकी नजर आराध्या पर गई, जिसने भरकर सिंदूर लगाया हुआ था, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था, हाथों में रेड कलर की चूड़ियां पहनी हुई थी, हल्का सा मेकअप किया हुआ था। इसमें दो राय नहीं थी, बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन अफसोस आराध्या अपनी साड़ी को जैसे तैसे संभाल रही थी और ये सब देखकर अभिमान को हंसी आ गई। जैसे ही अभिमान हंसा, आराध्या ने गुस्से में पलटकर अभिमान को देखा और दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को तुमसे ठीक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, तो कृपया करके अपना ये मुंह बंद रखो, तुम्हारी हंसी से भी मुझे इरिटेशन होती है। अभिमान बोला, अंडरस्को इस वहम में मत रहना कि मैं फिल्मों के हीरो की तरह तुम्हें साड़ी पहनने में हेल्प करूंगा और फिर मेरे तुम्हारे बीच में कुछ रोमांटिक होगा और धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो जाएगा। ये सब सोचना भी मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला समझी। आराध्या भी मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को तुमसे उम्मीद भी नहीं है कि तुम मेरी हेल्प करोगे, जाओ यहाँ से। अभिमान बोला, अंडरस्को तुमने फिर मुझे इस कमरे से जाने के लिए कहा, भूल जाती हो क्या? तुम्हारे दिमाग का इलाज करवा दूं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर, तुम कहो तो आज ही चलते हैं। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी और दूसरे हाथ से अपनी साड़ी के प्लेट्स को पकड़कर देख रही थी। आराध्या दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को मेरी आंखों से दफा हो जाओ, मुझे पहन लेने दो साड़ी, निकलो यहाँ से। अभिमान ने कॉम्ब उठाए और अपने बालों को कॉम्ब करते हुए कहा, अंडरस्को अब तो बड़ी कड़वाहट निकाली जा रही है मुझ पर, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ। मेरे नाम के करवा चौथ के व्रत रखोगी और फिर इंतजार करोगी कि कब मैं आऊं और तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाओ। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और अभिमान ने अपने दांत दिखा दिए। आराध्या बोली, अंडरस्को तुम्हारे लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी, तुम्हारे लिए। व्रत रखे मेरी जूती। अभिमान ने कंघी सोफे पर फेंकी और दोनों हाथ कमर पर रखकर बड़े एटीट्यूड से बोला, अंडरस्को देख लेते हैं तुम रखोगी कि नहीं रखोगी, और अगर रखा तो। आराध्या ने कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को निकलो यहाँ से, बहुत वहम पाल कर बैठे हो, निकलो। अभिमान चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर वहां से जाता हुआ बोला, अंडरस्को देख लेना करवा चौथ का व्रत तो तुम मेरे लिए रखोगी, जरूर रखोगी। इतना कहकर वो तो वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या ने एक गहरी सांस ली और अपने प्लेट ठीक करने लगी, लेकिन अभिमान की कही हुई बात उसके कानों में घूम रही थी। तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत तो रखोगी? आराध्या अचानक ही चिल्लाते हुए खुद से बोली, अंडरस्को नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। और तभी उसके कानों में उसकी ही आवाज आए, अंडरस्को आराध्या पागल हो गई हो, अभी तो करवा चौथ को बहुत टाइम है। वो तुम्हें इरिटेट करके चला गया और तुम इरिटेट हो भी गई, शांत हो जाओ, इससे पहले तो तेरा और अभिमान का डाइवोर्स हो जाएगा। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, अंडरस्को हाँ सही कह रही हूँ, भगवान प्लीज करवा चौथ से पहले मेरा और अभिमान का डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि मैं उस आदमी के लिए व्रत नहीं रखना चाहती। दूसरी तरफ दोपहर के 1 बजे अनिरुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने अपने ऊपर भार महसूस किया। अनिरुद्ध ने आंखें नीचे करके देखा तो शिवांगी अनिरुद्ध के ऊपर लेटी हुई थी। फिर अनिरुद्ध ने शिवांगी को धीरे से अपने साइड में लेटाया और फिर उठ गया। फिर उसने अंगड़ाई तोड़ी, बालकनी में गया, थोड़ी सी धूप देखी और वापस से कमरे में आया। उसने शिवांगी को देखा जो सो रही थी। एक बार फिर अनिरुद्ध को शिवांगी पर तरस आ रहा था।
फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया और उसके बाद अनिरुद्ध अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वहां से फ्रेश होकर शिवांगी के पास आया था। शिवांगी अब भी सो रही थी। अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से शिवांगी को उठाते हुए कहा, ए तितली उठो, चलो जल्दी से उठ जाओ, नहा लो, नाश्ता कर लेना। अनिरुद्ध के उठाने से शिवांगी उठ गई और उठकर चक्कर लगाने लगी। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोला, पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर उसने शिवांगी को रोका और उसे वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए कहा, देखो कल नहलाया था ना, मैंने जैसे नहलाया था, अब तुम खुद को वैसे ही साफ करना, ठीक है। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने फिर एक ब्रश लिया, उसमें टूथपेस्ट लगाया और शिवांगी की तरफ बढ़ा दिया। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी तो अनिरुद्ध बोला, तितली इससे ब्रश करो, दांतों को साफ करो। शिवांगी ने ब्रश ले लिया और अपने दांत साफ करने लगी, लेकिन वो ठीक से दांत साफ नहीं कर पा रही थी, इसलिए अनिरुद्ध ने उसके हाथ से ब्रश लेकर खुद ही उसके दांतों को अच्छे से साफ किया और फिर अपने ही हाथों से कुल्ला कर दिया। पहले तो अनिरुद्ध को शिवांगी से घिन आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो शिवांगी की कंडीशन समझने लगा था कि उसे किसी की जरूरत है, तभी वो ठीक हो सकती है, और इंसानियत के नाते अनिरुद्ध ये सब कर भी रहा था। उसने फिर शिवांगी को बाथटब में बैठाते हुए कहा, अब तुम खुद से नहा लोगी, ठीक है। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध ने उसके हाथ में साबुन दिया और बाथरोब की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहाने के बाद इसे पहनकर बाहर आ जाना। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। जैसे ही अनिरुद्ध बाहर जाने को हुआ, शिवांगी धीरे से बोली, शिवाय मॉन्स्टर है। अनिरुद्ध रुक गया। उसने पलटकर शिवांगी को देखा और बोला, तितली शिवाय मेरे अंकल है, मॉन्स्टर नहीं है। फिर वो बाहर चला गया। अनिरुद्ध सीधा किचन में आया और उसने शिवांगी के लिए कुछ हेल्दी बनाया। फिर उसने खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व किया और वापस से शिवांगी के कमरे में गया। उसने देखा तो शिवांगी टॉवल में खड़ी थी और इस बार उसने खुद को ठीक से कवर भी किया हुआ था। अनिरुद्ध ने देखा तो शिवांगी के कान में झाग लगे हुए थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि शिवांगी नहाई तो, लेकिन ठीक से नहीं नहा पाई। अनिरुद्ध ने एक टॉवल उठाया और शिवांगी के कान पर लगे झाग को अच्छे से साफ किया। फिर उसके गीले बालों को अच्छे से साफ किया और आराध्या का एक सूट निकाला और उसे शिवांगी को देते हुए कहा, इसे पहन लो। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाए और टॉवल निकालने लगी और तभी अनिरुद्ध पलट कर खड़ा हो गया। शिवांगी ने जैसे तैसे करके सूट पहन लिया। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो शिवांगी प्लाजो लेकर खड़ी हुई थी और उसे ऐसे देख रही थी जैसे समझने की कोशिश कर रही है उसे कैसे पहनना है। अनिरुद्ध ने शिवांगी से प्लाजो लिया और उसे समझाते हुए कहा, देखो, एक पैर इसमें डालो और दूसरा पैर इसमें, ठीक है, पहन लोगी। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के हाथ में प्लाजो पकड़ाया और एक बार फिर पलटकर खड़ा हो गया। शिवांगी ने जैसे तैसे प्लाजो पहन लिया, लेकिन अब उसे वो प्लाजो ढीला आ रहा था। वो ऐसे ही खड़ी रही। अनिरुद्ध ने थोड़ी देर बाद पलटकर देखा और समझ गया कि वो प्लाजो का नाडा ठीक से बांध नहीं पाएगी और वैसे भी शिवांगी पर वो कपड़े बहुत ज्यादा ढीले लग रहे थे। अनिरुद्ध ने प्लाजो का नाडा ठीक से बांधा और फिर शिवांगी को लेकर ड्रेसिंग टेबल के पास आया। उसने ड्रायर से उसके बाल सुखाए, बालों में तेल लगाया, फिर से उसके बालों की पोनीटेल बनाई और फिर एक क्रीम उठाकर शिवांगी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस उंगली से इसको हाथों पर लगाओ, फिर चेहरे पर लगाओ, पैरों पर लगाओ। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपना सिर दीवार में मारा और फिर वापस से शिवांगी के पास आया। उसने फिर अपने ही हाथों से वो क्रीम ली और शिवांगी के हाथ, पैर और चेहरे पर लगा दी। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी से कहा, भूख लगी है। शिवांगी को इतना तो समझ आता था। उसने हमें गर्दन हिलाकर कहा, भूख लगी है। अनिरुद्ध बोला, तो फिर बोलो तितली को भूख लगी है। शिवांगी बोली, तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ। इतना कहकर उसने शिवांगी की कलाई पकड़ी और उसे लेकर डाइनिंग एरिया के पास आ गया।
फिर उसने बहुत प्यार से शिवांगी को चेयर पर बैठाया और सूप उसके सामने रखा और चम्मच पकड़ाते हुए कहा, अंडस्को, देखो कपड़े गंदे मत करना, आराम से खाना, थोड़ा गर्म है, लेकिन तुम ये खाओगी तो तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाएगी, ऐसा लग रहा है बिना पंखों के ही उड़ जाओगी। शिवांगी ने चम्मच ले ली और जैसे ही वो खाने को हुई, अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध फिर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, तुम तो खुद से खाना भी नहीं खा सकती, सारा अपने ऊपर गिरा लोगी, चलो मैं खिलाता हूँ। अनिरुद्ध शिवांगी के पास बैठ गया, उसने अपने हाथों से शिवांगी को फूंक मार मार कर सूप पिलाया। शिवांगी को सूप बहुत अच्छा लगा, उसने न जाने कितने सालों बाद कुछ टेस्टी खाया था। देखते ही देखते पूरा बाउल खत्म हो गया, लेकिन शिवांगी की भूख खत्म नहीं हुई। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध ने अपना सूप भी शिवांगी को पिलाना शुरू किया। शिवांगी इतनी भूखी थी कि अनिरुद्ध का भी सारा सूप पी गई और सारा सूप पीने के बाद अनिरुद्ध को देखकर बोली, अंडस्को, तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध ने ऊपर से लेकर नीचे तक शिवांगी को देखा और बोला, अंडस्को, तो अब एक काम कर, मुझे खा ले, मेरा भी सूप पी गई और अपना भी पी गई और अभी तितली को भूख लगी है, रुको कुछ करता हूँ। इतना कहकर वो किचन में चला गया। उसने किचन में एप्पल निकाला, उसे धोया, अच्छे से काटा और फिर वापस से शिवांगी के पास लेकर आया। शिवांगी ने एप्पल को देखा और अनिरुद्ध को देखकर बोली, अंडस्को, तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, हाँ तो खा लो ना ये। लेकिन शायद शिवांगी सूप ही पीना चाहती थी, एप्पल खाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने फिर से अपनी बात दोहराई, अंडस्को, तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध को समझ आ गया कि शिवांगी को सूप ही पीना है, इसलिए वो बोला, अंडस्को, अच्छा तितली तुम यहाँ बैठो, मैं दोबारा बनाकर लाता हूँ। अनिरुद्ध वापस से गया, उसने सारी सब्जियां काट दी, सूप बनाया और आधे घंटे में सूप शिवांगी के सामने रखते हुए बोला, अंडस्को, तितली सूप पिएगी। शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडस्को, तितली सूप पिएगी। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्का सा हाथ शिवांगी के गाल पर रखा और अचानक ही उसके बालों को चूमकर बोला, अंडस्को, ठीक है मैं पिलाता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने फिर से शिवांगी को सूप पिलाया और शिवांगी इस बार भी एक बाउल पी गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी का चेहरा साफ करके कहा, अंडस्को, तितली को भूख लगी है। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, तितली को भूख खत्म। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, तो चलो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा चेकअप करवा देता हूँ, ताकि तुम्हारा ताऊ मुझे छोड़ दे, वरना क्या पता तुम्हारा ताऊ मुझे जान से मार दे। फिर उसने शिवांगी की ओर देखकर कहा, अंडस्को, तितली जब तुम्हारा ताऊ तुम्हें लेने आएगा तब तुम मुझे बचा तो लोगी ना। शिवांगी कुछ नहीं बोली, उसे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद अब शिवांगी अनिरुद्ध के साथ अच्छा महसूस कर रही थी और इसीलिए वो हर चीज को सीख भी रही थी। अनिरुद्ध ने हल्का सा हंसकर कहा, अंडस्को, मुस्कुराओ मत, अभी हमें डॉक्टर के पास जाना है, फिर तुम्हारा चेकअप होगा, फिर मुझे पता चलेगा तुम्हें एग्जैक्ट हुआ क्या है, समझी। शिवांगी कुछ नहीं बोली, बस ऐसे ही बैठी रही। अचानक ही वो बोलने लगी, अंडस्को, शिवाय मास्टर। शिवांगी इतना ही बोल पाई थी कि अनिरुद्ध ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, अंडस्को, ऐसा नहीं बोलते। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध ने अपना हाथ उसके मुंह पर हटाया और उसके चेहरे को दोनों हाथों से भरकर कहा, अंडस्को, ऐसा नहीं कहते, शिवाय मॉन्स्टर नहीं है, बोलो। शिवांगी धीरे से बोली, अंडस्को, शिवाय मॉन्स्टर नहीं है। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल, चलो अब हम अवनीत जीजू के पास चलते हैं, एक वही है जिन पर मैं तुम्हें लेकर विश्वास कर सकता हूँ। 457 अब जाकर जलन कम हुई। रघुवंशी मैंशन। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज आराध्या की पहली रसोई थी। वो किचन में थी, लेकिन उसके हाथ में फोन भी था। वो कब से अनिरुद्ध को फोन मिला रही थी ताकि वो रघुवंशी मैंशन आ जाए और उसकी पहली रसोई की रस्म में शामिल हो जाए, लेकिन अनिरुद्ध उसने फोन रिसीव नहीं किया, बस एक मैसेज छोड़ दिया कि मैं शाम को आऊंगा, फिक्र मत कर। आराध्या ने फोन देखा और फिर से किचन में खाना बनाने लगी।
इसमें दो राय नहीं थी कि आराध्या को सब कुछ बनाना आता था। सरगम कब से आराध्या के पास खड़ी हुई थी ये सोचकर कि आराध्या उसे हेल्प करने के लिए कहेगी। थोड़ी देर बाद सरगम बोली, अंडस्को, आराध्या कुछ मदद कर दूं। आराध्या ने पलटकर सरगम को देखा और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडस्को, नहीं सरगम, मैं कर लूंगी, मुझे सब बनाना आता है। सरगम ने कहा, अंडस्को, हाँ तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। इतने सारे लोगों का खाना तुम अकेले नहीं बना पाओगी। आराध्या ने कहा, अंडस्को, कह तो तुम सही रही हो। चलो अच्छा एक काम करो, मैं पुरिया बेल देती हूँ और तुम इन्हें कढ़ाई में से निकाल दो। सरगम ने हमें गर्दन हिलाए और अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर टांग दिया और करछी उठाकर बोली, अंडस्को, चलो दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बना ही लेते हैं। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ही खाना बनाने में जुट गई और तभी सरगम ने आराध्या की साड़ी देखकर कहा, अंडस्को, तुमने ये साड़ी खुद पहनी है। और आराध्या ने मुंह बनाकर हमें गर्दन हिला दी। सरगम ने हंसकर कहा, अंडस्को, मतलब तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती। आराध्या ने नामे गर्दन हिला दी। सरगम ने हल्का सा आराध्या को छेड़ते हुए कहा, अंडस्को, तो अभिमान भैया से कह देती ना, वो आपको साड़ी पहना देते जैसे फिल्मों में पहनाते हैं। आराध्या मुंह चढ़ाकर बोली, अंडस्को, तुमने भी सुबह सुबह किसका नाम ले लिया। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें भी देव भैया ऐसे ही साड़ी पहनाते हैं। ये सुनकर सरगम को थोड़ा अच्छा तो लगा, लेकिन बुरा भी लगा। वो आराध्या को अपने और देव के रिश्ते में क्या बताती। उस रिश्ते में सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था। सरगम ने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए और कढ़ाई में से पूरी निकालते हुए बोली, अंडस्को, हाँ और क्या, बिल्कुल हीरो की तरह पहनाते हैं। आराध्या और सरगम दोनों ही हंसने लगी और तभी पीछे से देव आया। उसने फ्रिज खोला और बोला, अंडस्को, क्या बातें हो रही है देवरानी जेठानी में। सरगम और आराध्या ने देव को वहां देखा तो उन्हें फिर से हंसी आ गई और वो दोनों फिर से हंसने लगी। दोनों की आवाज बाहर तक आ रही थी। उन्हें हंसता हुआ सुनकर हर्षवर्धन ने हीर को देखा और हीर नजर उतारते हुए बोली, अंडस्को, बस मेरे घर को किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही हंसता खेलता रहे। थोड़ी देर बाद सरगम और आराध्या दोनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। सब सरगम और आराध्या को देखकर खुश थे। हमेशा की तरह सबने नाश्ता कर लिया। आखिर में आराध्या बोली, अंडस्को, आप सबने तो खाना खा लिया, लेकिन मीठा तो किसी ने खाया ही नहीं। हर्षवर्धन ने आराध्या को देखकर कहा, अंडस्को, तो इंतजार किस बात का कर रही हो, सबको मीठा दे दो। आराध्या ने सबके लिए एक कटोरी में गाजर का हलवा सर्व कर दिया और सबको दे दिया। सबने गाजर का हलवा खाया और सब आराध्या के खाने की तारीफ कर रहे थे। आर्या के बिल्कुल बराबर में वंदना बैठी थी। आर्या वंदना को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, क्योंकि वंदना खुद ठीक से खाना खा नहीं पाती थी। आर्या वंदना का किसी छोटे बच्चों की तरह ही ध्यान रखती थी। किस्मत का भी निराला खेल भी था, आर्या वंदना का ध्यान रखती, शिवाय डैनी का और अनिरुद्ध शिवांगी का। लेकिन इन सब में अनिरुद्ध की सेवा सबसे ऊपर थी, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से शिवांगी की देखभाल कर रहा था और आज उसी के चलते अपनी बहन की पहली रसोई में भी नहीं आया। आर्या ने वंदना को अपने हाथों से मीठा खिलाया। वंदना ने मीठा खाया तो खुश होकर बोली, अंडस्को, डैनी को भी ऐसा ही मीठा पसंद है, वो कब आएंगे। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, बहुत जल्द आएंगे। अच्छा ये बताओ, जब डैनी आएगा तब तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। वंदना ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे डैनी का नाम सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी शर्म आ गई और वो मुस्कुराकर बोली, अंडस्को, हाँ जब डैनी आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी और मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आखिर वो भी तो अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं। आराध्या तो बस अपनी माँ को देखती रही, वो किसी ख्यालों में थी और तभी शिवाय बोला, अंडस्को, अभिमान को भी हलवा दे दो। आराध्या का अभिमान का नाम सुनकर मुंह बन गया, लेकिन फिर उसने कटोरी में हलवा सर्व किया और अभिमान की तरफ बढ़ा दिया। अभिमान ने मुंह बनाकर कहा, अंडस्को, मैं मीठा नहीं खाता। ये सुनते ही शिवाय हर्षवर्धन, दिव्यांश, राजवीर मतलब कि सीनियर रघुवंशी ने अभिमान की तरफ देखा तो अभिमान हीर की तरफ देखकर बच्चे जैसा मुंह बनाकर बोला, अंडस्को, बड़ी माँ आप तो जानते हैं ना मैं
मीठा नहीं खाता। हीर ने अभिमान के सिर पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को थोड़ा सा खा ले, रस्म होती है और तुझे आराध्या को गिफ्ट भी तो देना है। अच्छा ये बताओ तूने इसे मुंह दिखाई गिफ्ट दिया कि नहीं। अभिमान ने ना गर्दन हिला दी। हीर थोड़ा सा गुस्सा होकर बोली, अंडरस्को ये तो गलत बात है अभिमान। माना कि तेरे और उसके बीच में थोड़ी नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन अब ये तेरी पत्नी है और तुझे अपने पति का फर्ज निभाना चाहिए। अभिमान कुछ नहीं बोला और तभी शिवाय ने कहा, अंडरस्को अब ज्यादा शराफत मत दिखा और थोड़ा सा हलवा खा ले। अभिमान ने कटोरी में से थोड़ा सा चम्मच में हलवा लिया और मुंह में रख लिया। वो हलवा नहीं खाता था, लेकिन उसे वो हलवा बहुत टेस्टी लगा, इसलिए उसने एक और चम्मच लिया और उसे भी खा लिया। फिर उसने कटोरी आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को ये लो, रस्म रखने के लिए मैंने खा लिया। आराध्या कटोरी लेकर डाइनिंग टेबल पर रखने लगी और तभी गलती से अभिमान के पैर के नीचे आराध्या की साड़ी आ गई और आराध्या की प्लेट लगभग खुल ही गई। आराध्या ने एक हाथ से अपनी साड़ी को संभाला और जल्दी से पलटकर अपनी प्लेट ठीक किया और फिर गुस्से से अभिमान को देखा। अभिमान को समझ ही नहीं आया कि आराध्या उसे गुस्से में क्यों देख रही है। वो अपना नाश्ता एंजॉय करने लगा। आराध्या किचन में गई और वापस से हलवे की एक कटोरी लेकर आई और फिर अभिमान को देखकर बहुत प्यार से बोली, अंडरस्को देखो अभिमान, मैंने पहली बार रघुवंशी मैंशन में कुछ बनाया है, वो भी इतने प्यार से। मुझे लगता है तुम्हें ये हलवा पूरा खाना चाहिए। अभिमान हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा ना मैं हलवा नहीं खाता। आराध्या ने एक चम्मच हलवा लिया और बोली, अंडरस्को अच्छा ठीक है, तो बस एक चम्मच तो खा लोगे ना। अभिमान हैरानी आराध्या को देख रहा था और सोचने की कोशिश कर रहा था कि आज इस नागिन में शहद कहाँ से टपक रहा है, और तभी आराध्या बहुत प्यार से बोली, अंडरस्को अब खा भी लो। अभिमान ने अपने परिवार की तरफ देखा और सारा परिवार उसे हलवा खाने के लिए कह रहा था। अभिमान ने भी हल्का सा मुंह खोला और आराध्या ने वो पूरा चम्मच अभिमान के मुंह में दे दिया। जैसे ही अभिमान ने उस हलवे का टेस्ट लिया, उसकी आंख नाक कान सब जल गए। उसमें दुनिया भर की मिर्च डालकर लाई थी आराध्या। आराध्या को लगा कि अभिमान ने जानबूझकर उसकी साड़ी पर पैर रखा है, जबकि उसे तो पता ही नहीं था। अभिमान का मुंह जल रहा था और आराध्या मुस्कुराकर अभिमान को देख रही थी। आराध्या ने एक जीत भरी मुस्कान अभिमान को पास की और अभिमान लाल आंखों से आराध्या को देख रहा था। आराध्या फिर सरगम के कान में धीरे से बोली, अंडरस्को मैं अपनी साड़ी ठीक करके आती हूँ। सरगम ने धीरे से ही कहा, अंडरस्को हाँ ठीक है, चली जाओ, वैसे भी सबने नाश्ता कर लिया। आराध्या एक बार फिर अभिमान को मुस्कुरा कर देखती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही अभिमान खड़ा हुआ, उसकी आंखें कान सब लाल हो गए थे। अभिमान ने पानी की तरफ देखा लेकिन गुस्से में पिया नहीं। फिर उसने हीर से कहा, अंडरस्को बड़ी माँ पति को कौन सा गिफ्ट देना होता है? हीर बहुत प्यार से बोली, अंडरस्को जो तुम्हारा मन हो, तुम कुछ ऐसा दे सकते हो जिसे वो जिंदगी भर ना भूले। अभिमान बोला, अंडरस्को ठीक है बड़ी माँ, मैं उसे गिफ्ट देकर आता हूँ। अभिमान गुस्से में अपने कमरे में गया। उसने देखा तो आराध्या मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी प्लेट सही कर रही है। अभिमान की आंखों में जलन की वजह से पानी आ गया था, लेकिन अभिमान में बहुत अभिमान था, इसके चलते उसने पानी नहीं पिया। आराध्या का ध्यान नहीं था कि अभिमान कमरे में आ गया। वो तो अपनी साड़ी समेटने में लगी थी और तभी अभिमान गुस्से में आराध्या के पास गया। उसने आराध्या की बाजू पकड़ी। आराध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या के होठों को कैप्चर कर लिया। आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अभिमान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिमान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और वो आराध्या पर अपना गुस्सा ऐसे ही निकाल रहा था। 2 मिनट बाद अभिमान ने आराध्या को छोड़ दिया और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को अब जाकर जलन कम हुई। और आराध्या वो आंखों में पानी लिए अभिमान को देख रही थी। अचानक ही आराध्या को गुस्सा आया और उसने अभिमान के सीने पर मारना शुरू कर दिया और लगभग चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? अभिमान ने भी अगले ही पल आराध्या के चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़ा और बोला, अंडरस्को जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे मिर्च खिलाने की। आराध्या दांत पीसते हुए नम आंखों से बोली, अंडरस्को तो तुमने मेरी साड़ी पर पैर क्यों रखा?
तुम्हारी हरकत की वजह से सबके सामने मेरी साड़ी खुल जाती। अभिमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अगले ही पल आराध्या के दोनों बाजू को पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में देखकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अंडरस्को, इतना घटिया इंसान नहीं हूं मैं कि अपनी ही पत्नी की साड़ी पर पैर रखकर उसे सबके सामने बेइज्जत करूंगा। अपनी गलतियों का ठीकरा मेरे ऊपर मत फोड़ो, तुमने ठीक से साड़ी पहनी ही नहीं थी। आराध्या भी आंसू बहाते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, पहले गलती करते हो, उसके बाद अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हो। अभिमान ने अब अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि कुछ भी था वो अपनी गिलहरी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसने गहरी सांस ली और बहुत आराम से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, अंडरस्को, देखो मैंने तुम्हारी साड़ी पर पैर नहीं रखा। आराध्या गुस्से में बोली, अंडरस्को, मैंने देखा था, तुमने मेरी साड़ी पर पैर रखा था। अभिमान फिर से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, अंडरस्को, तो गलती से रख दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मिर्च खिला दो। और एक और बात, आज के बाद मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत की ना तो ऐसे ही जवाब मिलेगा, समझी। इतना कहकर उसने आराध्या को छोड़ दिया और बाहर की तरफ जाने लगा। आराध्या भी गुस्से में बोली, अंडरस्को, और आज के बाद तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की ना तो सच कहती हूँ अभिमान, मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। अभिमान पलटा और उंगली दिखाकर आराध्या को वार्न करते हुए बोला, अंडरस्को, मुझसे दूरी बनाकर रखो वरना बर्बाद हो जाओगी। आराध्या भी दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, बर्बाद तो तुमने मुझे उसी रात कर दिया था। मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे खोने का मुझे डर हो। अभिमान ने गुस्से में एक वास उठाया और जमीन पर दे मारा। आराध्या एक सेकंड के लिए डर गई, फिर अभिमान ने आराध्या को सुलगती हुई आंखों से देखा और वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या दीवार से सटकर बैठ गई और रोने लगी। अभिमान बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा तो देव के अलावा सब ऑफिस जा चुके थे। अभिमान बोला, अंडरस्को, चलो हम भी चलते हैं। देव ने अपना लैपटॉप का बैग उठाया और वो अभिमान के साथ बाहर की तरफ जाने लगा और तभी पीछे से आर्या ने अभिमान को रोकते हुए कहा, अंडरस्को, तुम ऑफिस जा रहे हो। मैं मना नहीं करती, लेकिन जल्दी आ जाना। आज आराध्या को पग फेरे की रस्म के लिए अनिरुद्ध के घर लेकर जाना है। अभिमान ने पलटकर आर्या को देखा। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या बोली, अंडरस्को, मना मत करना वरना मैं तुम्हारे पापा से बोल दूंगी और फिर तुम्हारे पापा अपने आप तुमसे डील करेंगे। अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, अंडरस्को, तो ठीक है, कह देना गिलहरी से तैयार रहेगी, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वो देव के साथ वहां से चला गया। 458 अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए। अनिरुद्ध तैयार हो चुका था। फिर वो शिवांगी के पास गया। उसने देखा तो शिवांगी कमरे में चक्कर लगा रही थी। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाई और शिवांगी के पास गया। उसने शिवांगी की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, तितली इतना नहीं चलते। शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अंडरस्को, यार तुम कितनी पतली हो, तुम्हें उस सुकड़ी लड़की के भी कपड़े नहीं आ रहे। तुम जानती हो तुम किसके कपड़े पहन रही हो? आराध्या के। और मुझे लगता था कि आराध्या दुनिया की सबसे पतली लड़की है, लेकिन तुम तो आराध्या से भी ज्यादा पतली हो। डॉक्टर के पास ऐसे जाओगी? लेकिन मैं भी क्या करूं? एक सेकंड, मैं तुम्हें लेकर कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो बाइक भी नहीं है और आराध्या की स्कूटी पहले वाले फ्लैट की पार्किंग में ही खड़ी है। यार अब क्या करूं? अनिरुद्ध शिवांगी को देखकर ये सब बोल रहा था और शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, चलो करते हैं कोई जुगाड़ और तुम्हारे लिए थोड़ी शॉपिंग भी करते हैं। ये ढीले ढीले कपड़े पहनकर मेरे साथ चलोगी तो कोई सोचेगा मैंने बांस पर कपड़े लटकाए हुए हैं। अनिरुद्ध ने अपना फोन निकाला और सीधा युगवीर को कॉल किया। युग ने भी पहले ही रिंग में फोन उठाकर कहा, अंडरस्को, तू आज मेंशन क्यों नहीं आया? सब तुझे मिस कर रहे थे, खासकर तेरी बहन। अनिरुद्ध ने कहा, अंडरस्को, हाँ मैंने उसे मैसेज कर दिया था, लेकिन एक काम था, प्लीज मना मत कर, बहुत जरूरी है। युग ने कहा, अंडरस्को, हाँ बोल क्या काम है? अनिरुद्ध बोला,
अंडरस्को मुझे तेरी बाइक चाहिए थी। युग ने हंसकर कहा, अंडरस्को हाँ तो ले जाओ, मेंशन के बाहर खड़ी होगी। वैसे एक बात कहूँ, शिवाय मामू ने तुझे कितनी बार कहा है कि अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें कह दिया कर, लेकिन तू अपनी खुददारी के चलते उनसे कुछ मांगता ही नहीं। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को यार ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं मेंशन जाकर तेरी बाइक नहीं ला सकता। कुछ ऐसा हो सकता है कि तू मेरे फ्लैट में बाइक ड्रॉप करवा दे। युग ने कहा, अंडरस्को ठीक है, मैं किसी ड्राइवर से कहता हूँ, वो तेरे फ्लैट में बाइक छोड़ देगा। अनिरुद्ध ने कहा, अंडरस्को थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, लेकिन प्लीज किसी को बताना मत कि मैंने तेरी बाइक मांगी थी। और एक और बात, मैं तुझे एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, इस एड्रेस पर अपनी बाइक भेजना, क्योंकि शिवाय अंकल ने मुझे नया फ्लैट गिफ्ट किया है। युग ने हंसकर कहा, अंडरस्को क्या बात है, शिवाय अंकल का फ्लैट ले लेगा लेकिन उनसे बाइक नहीं मांगेगा। अनिरुद्ध ने भी हंसकर कहा, अंडरस्को अच्छा भाई, अब बोल दूंगा शिवाय अंकल से कि मुझे एक बाइक दिला दे। इतना कहकर अनिरुद्ध ने कॉल कट किया। आधे घंटे बाद अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर पार्किंग में आया। वहां युगवीर की बाइक खड़ी हुई थी। अनिरुद्ध ने बाइक देखी और फिर शिवांगी को देखकर कहा, अंडरस्को तितली तुम्हें बाइक पर बैठना आता है। शिवांगी तो हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी, उसे तो समझ ही नहीं आया कि अनिरुद्ध ने उससे क्या पूछा। अनिरुद्ध ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को तुम्हें कैसे आता होगा, लेकिन तुम्हें बैठाऊं कैसे? पीछे बैठाऊंगा तुम गिर जाओगी, आगे बिठाऊंगा तो बाइक कैसे चलाऊंगा? कुछ सोचकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपने आगे बैठा लिया और उसके पैर अपनी कमर पर लपेट दिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे राजवीर ने रूही को बैठाया था। फिर उसने बुलेट स्टार्ट की और वहां से शिवांगी को लेकर चला गया। करीब आधे घंटे बाद अनिरुद्ध ने बुलेट एक अस्पताल के बाहर रोकी, अवनीत जिस अस्पताल में डॉक्टर था। अगले ही पल अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर एक केबिन में बैठा हुआ था और तभी केबिन का गेट खुला। अवनीत ने अनिरुद्ध को देखा तो दोनों हाथ फैलाकर कहा, अंडरस्को अरे यार कभी हमसे मिलने आ जाया कर, पार्टी में भी दूर दूर रहता है। कल भी मैं पूछ रहा था कि अनिरुद्ध कब गया तो सबने कहा कि फेरे होते ही चला गया। भला ये क्या बात हुई? ठीक है तेरी और अभिमान की नहीं बनती, इसका मतलब ये थोड़ी है किसी से भी बात नहीं करेगा। अनिरुद्ध अपनी चेयर से खड़ा हुआ, उसने सीधा जाकर अवनीत को गले लगाकर कहा, अंडरस्को जीजू थोड़ा बिजी था और वैसे भी मैं आराध्या को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था, बस इसीलिए वहां से जल्दी चला आया। अवनीत की नज़र शिवांगी पर गई, जो चुपचाप सहमी हुई सी बैठी हुई थी। अवनीत कुछ देर तक तो शिवांगी को ही देखता रहा। शिवांगी के अंदर वीरा की छवि नजर आती थी। कुछ देर के लिए तो अवनीत ठहर सा गया, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बहन उसके सामने बैठी है, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी इमोशंस कंट्रोल किया और अनिरुद्ध को देखकर बोला, अंडरस्को तो ये है वो लड़की? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ जीजू यही है। कौन है, कहाँ से आई है? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपको फोन पर बताया था ना, किसी को बताना मत। अब फिलहाल तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं चाहता हूँ कि जब इसकी फैमिली इसे लेने आए तब तक ये पूरी ठीक हो जाए, नहीं तो क्या पता इसकी फैमिली मुझे गलत समझ ले और मुझ पर केस कर दे। अवनीत अनिरुद्ध की बात सुन तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान शिवांगी पर ही था। वो धीरे कदमों से शिवांगी के पास गया तो शिवांगी थोड़ा डर गई। अवनीत ने अपना एक हाथ शिवांगी की तरफ बढ़ाया और बहुत प्यार से बोला, अंडरस्को नाम क्या है तुम्हारा? शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, अंडरस्को डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं, नाम बताओ। मैंने घर में बताया था ना तुम्हारा नाम, नाम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा और फिर अवनीत की ओर देखकर बोली, अंडरस्को तितली, मैं तितली वो अनिरुद्ध। इतना कहकर शिवांगी ने अनिरुद्ध की तरफ इशारा किया। शिवांगी ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि अवनीत और अनिरुद्ध दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अवनीत तो शिवांगी को पहचान नहीं पाया। शिवांगी जब किडनैप हुई थी तो बहुत छोटी थी और अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और वैसे भी उसकी हालत बहुत बुरी थी, शायद उसे आर्या शिवाय भी देखे तो पहचान ना पाए। अवनीत ने शिवांगी का हाथ पकड़ा। शिवांगी ने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच लिया। अवनीत ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और वो जल्दी से शिवांगी के पास आया
उसने शिवांगी को पीछे से बहुत प्यार से पकड़ा और बोला, अंडरस्को तितली, मैंने कहा था ना डॉक्टर के पास चलेगे, ये डॉक्टर, ये तुम्हारा चेकअप करेंगे। शिवांगी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा लेकिन कुछ बोली नहीं, बस आंखें नम कर ली। शिवांगी अपने इमोशंस बता नहीं सकती थी, ना ही उसे बताना आता था, लेकिन अनिरुद्ध शिवांगी को समझाते हुए बोला, अंडरस्को तितली, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इतना कहकर उसने शिवांगी का हाथ अवनीत के हाथ में रख दिया। अवनीत ने शिवांगी का हाथ उलट पलट कर देखा, फिर उसने शिवांगी की आंख में टॉर्च मार कर देखा, शिवांगी के बॉडी का निरीक्षण किया। फिर उसने एक नर्स को अपने केबिन में बुलाया और उसे देखकर बोला, अंडरस्को इस लड़की का चेकअप करना है। फिर उसने एक पेज पर बहुत सारे चेकअप लिखकर उस नर्स के हाथ में पकड़ा दिए। उस नर्स ने उस लिस्ट को देखकर कहा, अंडरस्को सर इतने सारे चेकअप। अवनीत बोला, अंडरस्को हाँ इतने सारे, और ये सब आज ही हो जाने चाहिए, मुझे कल तक उनकी रिपोर्ट चाहिए। नर्स ने हमें गर्दन हिलाई, फिर उसने शिवांगी को देखकर कहा, अंडरस्को चलिए आपका चेकअप है। लेकिन शिवांगी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता था, वो तो चुपचाप चेयर पर बैठी रही। उसने तो कसकर अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा हुआ था। अवनीत ने शिवांगी के हाथों को पकड़कर बहुत प्यार से कहा, अंडरस्को जाओ तितली, उनके साथ जाओ। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया, उसने अनिरुद्ध का हाथ और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। अवनीत ने अनिरुद्ध की ओर देखा और अनिरुद्ध ने हमें गर्दन हिला दी। फिर उसने शिवांगी के दोनों हाथ पकड़कर उसे उठाया और नर्स के पास आकर बोला, अंडरस्को चलो, ये मेरे बिना नहीं जाएगी। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर नर्स के साथ चला गया। नर्स उन दोनों को एक कमरे में लेकर आई और अनिरुद्ध को देखकर बोली, अंडरस्को आप बाहर जाए, हमें इनका बॉडी चेकअप करना है। अनिरुद्ध जैसे ही शिवांगी को छोड़कर जाने लगा, शिवांगी हाथ पैर मारने लगी और नर्स को देखकर बोली, अंडरस्को अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए। वो इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे कोई पागल हो। नर्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवांगी नर्स से कंट्रोल नहीं हुई। थक हार कर नर्स ने अनिरुद्ध को आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर अनिरुद्ध अंदर आ जाइए। नर्स की आवाज सुनकर अनिरुद्ध अंदर आया तो शिवांगी झट से भागकर अनिरुद्ध के पास आई और उसने अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी को संभालते हुए कहा, अंडरस्को क्या हुआ तितली, चिल्ला क्यों रही थी? मैंने कहा था ना डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप होगा। लेकिन शिवांगी कुछ नहीं बोली। तभी नर्स ने कहा, अंडरस्को सर मुझे नहीं लगता ये आपके बिना चेकअप करावेगी, अगर आप कंफर्ट है तो प्लीज हेल्प कर दीजिए। अनिरुद्ध कंफर्ट तो नहीं था, लेकिन समझता था कि तितली उस पर ट्रस्ट करती है, इसलिए उसने नर्स से कहा, अंडरस्को ठीक है मैं हेल्प करता हूँ। नर्स ने अनिरुद्ध से शिवांगी के कपड़े रिमूव करने के लिए कहा और अनिरुद्ध ने खुद को मजबूत करते हुए शिवांगी के अपर पार्ट के कपड़े रिमूव किए। ऐसे ही पूरी बॉडी का चेकअप हुआ। उस चेकअप में एक पल के लिए भी शिवांगी अनिरुद्ध से दूर नहीं हुई। अनिरुद्ध भी ये बात समझ रहा था कि तितली को उस पर पूरा यकीन है। करीब 2 घंटे बाद अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर अवनीत के केबिन में बैठा हुआ था। शिवांगी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को जीजू किसी को बताना मत कि मेरे साथ एक लड़की रहती है, वरना सब गलत समझेंगे, मैं बस इसकी हेल्प कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अवनीत तो अब भी अनिरुद्ध की बात ढंग से नहीं सुन रहा था, बल्कि उसकी नजरें अब भी शिवांगी पर ही टिकी हुई थी। अचानक ही उसके मन में आया, अंडरस्को कि ये वीरा की बेटी हो सकती है। नहीं, शिवाय जीजू ने कहा था कि शिवांगी मर गई है, तो ये शिवांगी नहीं हो सकती। वैसे भी एक ही चेहरे के न जाने कितने लोग होते हैं, मुझे वहम हो रहा है, ये मेरी बहन की बेटी नहीं हो सकती। अवनीत अपने ही ख्यालों में था और तभी अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को जीजू आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज किसी को मत बताना। अवनीत ने कहा, अंडरस्को हाँ किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर, ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं है। इसकी डाइट का ध्यान रखो, इसे एक्सरसाइज करवाओ, बाकी बातें मैं फोन पर बता दूंगा। बाकी का ट्रीटमेंट हम रिपोर्ट आने पर स्टार्ट करेंगे। अनिरुद्ध में हमें गर्दन हिलाई, फिर उसने एक नज़र शिवांगी को देखा जो सो रही थी। उसने अपना एक हाथ शिवांगी की गाल पर रखा और तभी शिवांगी की नींद टूट गई।
अनिरुद्ध बोला, अंडरस्कोप तितली घर चले। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध खड़ा हुआ, उसने शिवांगी की बाजू पकड़कर खड़ा किया और अवनीत को देखकर बोला, अंडरस्कोप ठीक है, कल मिलते हैं। अनिरुद्ध ने हमें गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर वहां से चला गया। अगले 1 घंटे में अनिरुद्ध ने बाइक एक लोकल मार्केट के बाहर रोकी। अनिरुद्ध के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शिवांगी को मॉल से शॉपिंग करा दे, इसलिए जहां से वो शॉपिंग करता था वहीं से उसने शिवांगी को शॉपिंग कराने की सोची। अनिरुद्ध ने शिवांगी को बाइक से उतारा और फिर एक साइड से गले लगाकर उसके चेहरे से आए हुए बालों को हटाकर कहा, अंडरस्कोप तितली, अब हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेंगे। शिवांगी ने अपने सूट को दिखाते हुए कहा, अंडरस्कोप अनिरुद्ध तितली कपड़े पहनेगी। अनिरुद्ध ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप तितली सुंदर और अच्छे कपड़े पहनेगी। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। शिवांगी की मुस्कुराहट देखकर अनिरुद्ध के होठों के कोने भी मुड़ गए। फिर वो शिवांगी को शॉप के अंदर लेकर गया। वहां एक लड़का बैठा हुआ था। उसे देखकर अनिरुद्ध थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि उसे शिवांगी के हर तरीके के कपड़े खरीदने थे और उस लड़के के सामने अनिरुद्ध बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। फिर भी उसे कपड़े तो खरीदने ही थे, इसलिए उसने उस लड़के से कहा, अंडरस्कोप कि आपकी शॉप पर लड़की नहीं है, मतलब आपकी वाइफ, माँ या बहन, वो क्या है ना, मुझे इसके लिए कपड़े खरीदने हैं, आप समझ रहे हैं ना। उस लड़के ने हमें गर्दन हिलाए और फोन उठाकर किसी को कॉल करके कहा, अंडरस्कोप माँ जरा नीचे आना, एक कस्टमर आपको बुला रहा है। शायद उस लड़के का घर शॉप के ऊपर ही था। थोड़ी देर में एक 45-50 साल की औरत दुकान में आई। उस लड़के ने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्कोप ये मेरी माँ है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। 459 वन मोर बुलेट्स कपल। अनिरुद्ध को अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो तितली के लिए शॉपिंग कैसे करें, लेकिन शॉपिंग तो करनी ही पड़ती। इतने में वो औरत अनिरुद्ध के सामने आकर बोली, अंडरस्कोप कहो बेटा क्या खरीदना है। अनिरुद्ध ने शिवांगी को थोड़ा आगे किया और उस औरत को देखकर बोला, अंडरस्कोप आंटी जी मुझे इस लड़की के लिए शॉपिंग करनी है, इसकी जरूरत का सारा सामान चाहिए, आप समझ रही है ना, मतलब सारे कपड़े अंदर के बाहर के, आप समझ गई। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्कोप तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। उसने दोबारा पूछा, अंडरस्कोप बताओ ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी बीवी। अनिरुद्ध ने कहा, अंडरस्कोप जी अभी तो कुछ नहीं है। उस औरत ने शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, अंडरस्कोप बेटा चलो जो भी है, लेकिन बहुत कमजोर है। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्कोप आंटी जी वो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप प्लीज कपड़े दिखा दीजिए ना। वो औरत अनिरुद्ध को लेकर एक काउंटर के पास आई। उसने अनिरुद्ध के सामने बहुत सारे कपड़े रखना शुरू कर दिए। अनिरुद्ध उनमें से एक एक दो दो कपड़े ही छांट रहा था। इस मामले में बहुत चूसी था। अनिरुद्ध एक एक चीज को तसल्ली से देख कर ले रहा था। वो औरत मन ही मन बोली, अंडरस्कोप ना बीवी है ना गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसके लिए एक एक चीज कितने ध्यान से खरीद रहा है, बताता नहीं है, लेकिन हो ना हो प्यार का चक्कर है, तभी तो ऐसी मरियल सी लड़की को अपने साथ लेकर घूम रहा है, वरना आजकल के लड़के तो बॉडी शेप पहले देखते हैं। करीब आधे घंटे तक अनिरुद्ध कपड़ों को ही देखता रहा। बार बार उन कपड़ों को शिवांगी पर लगाकर देखता और हर बार मुंह बनाकर एक साइड रख देता। ऐसे ना जाने कितने ही कपड़े रिजेक्ट कर चुका था। अनिरुद्ध ने मुश्किल से 6-7 जोड़ी कपड़े ही सेलेक्ट किए थे। फिर उसने वो कपड़े उस औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्कोप आंटी जी इन्हें पैक कर दीजिए और प्लीज बाकी की जरूरत का सामान भी रख दीजिएगा। उस औरत ने हमें गर्दन हिलाए और सारे कपड़े पैक कर दिए और फिर एक बड़े से बैग में कुछ जरूरी सामान लेकर आए और अनिरुद्ध की ओर बढ़ाते हुए बोली, अंडरस्कोप ये देखो मैंने इसमें सारा जरूरी सामान रख दिया है, पैड से लेकर इसके इनर तक, बाकी कुछ सामान एक्स्ट्रा भी रख दिया, जरूरत पड़ेगी। अनिरुद्ध ने हमें गर्दन हिलाए और फिर उस लड़के को देखकर बोला, अंडरस्कोप कितने पैसे हुए। उस लड़के ने फटाफट से कैलकुलेटर पर 2-3 बार उंगलियां चलाई और बोला, अंडरस्कोप 12,000 हो गए। अनिरुद्ध ने ऑनलाइन पेमेंट की और फिर वो सारे बैग उठाए और बाहर आने लगा। पीछे पीछे शिवांगी भी चली गई।
अनिरुद्ध बैग को देख रहा था और फिर शिवांगी को देखकर बोला, अंडरस्को, तितली हम घर कैसे जाएंगे? तुम पीछे बैठ नहीं सकती, तुम्हें आगे लेकर बैठूंगा, इन्हें पकड़ नहीं सकता, बड़ी दुविधा है, क्या करूं? तितली तुम ही बताओ अब हम घर कैसे जाएंगे? अनिरुद्ध शिवांगी से बात कर रहा था और शिवांगी बाइक को देख रही थी। अचानक ही शिवांगी अनिरुद्ध के सीने पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को अनिरुद्ध। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बोली, अंडरस्को तितली। फिर उसने बाइक पर हाथ रखा, जैसे पूछना चाहती हो ये क्या है। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, ये बाइक या हम इसे बुलेट भी कह सकते हैं। तितली बोली, अंडरस्को बुलेट। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, और मुस्कुराने से क्या होगा तितली? ये सोचो हम घर कैसे जाएंगे, वो भी इतना सारा सामान लेकर। कैब करके तुम्हें अकेले भेज भी नहीं सकता। आखिरकार अनिरुद्ध ने वो सारे बाइक्स जैसे तैसे अपनी बाइक के पीछे वाली सीट पर बांध दिए और फिर उन बॉक्स को देखकर बोला, अंडरस्को, पता नहीं ऐसे कितने ही काम मुझे करने पड़ेंगे। कब ठीक होगी ये लड़की? फिर उसने शिवांगी को अपने आगे बैठाया और बाइक स्टार्ट करके वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने फ्लैट में थे। अनिरुद्ध शिवांगी के कपड़े निकालकर कबर्ड में रख रहा था और शिवांगी कमरे में चक्कर लगा रही थी। सारे कपड़े रखने के बाद अनिरुद्ध शिवांगी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, अंडरस्को, मैंने कहा ना तितली ऐसे नहीं घूमते। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाई। शिवांगी बोली, अंडरस्को, तितली को भूख। इतना कहकर उसने पेट पर हाथ रखा। अनिरुद्ध ने कसकर आंखें बंद की। उसने टाइम देखा तो शाम के 4 बजे बज गए थे। अनिरुद्ध खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, अंडरस्को, मैं भी ना पूरा दिन तुम्हें भूखे ही लेकर चलता रहा। सुबह खाया था तुमने खाना और अभी तक कुछ नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगा और तभी शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और बोली, अंडरस्को, सूप तितली सूप। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, अंडरस्को, तितली को सूप पीना है। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाई। शिवांगी अब धीरे धीरे अनिरुद्ध को अपनी बात समझाने लगी थी और अनिरुद्ध भी शिवांगी के टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर समझ जाता था कि उसे क्या चाहिए। करीब आधे घंटे बाद अनिरुद्ध तितली को सूप पिला रहा था और वो भी खुश होकर पी रही थी। ये बात थी कि शिवांगी को सूप का टेस्ट अच्छा लगा था और इसलिए वो बार बार सूप मांगती थी। अनिरुद्ध भी उसे सूप पिलाता था क्योंकि वो उसके लिए हेल्दी था। दूसरी तरफ युग काम तो कर रहा था, लेकिन आज जो उसकी अनिरुद्ध से बात हुई थी वो उसके दिमाग में घूम रही थी कि पहली बार था जब अनिरुद्ध ने युग से बाइक मांगी थी, वरना वो बस में, मेट्रो में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर लेता था, लेकिन किसी की हेल्प नहीं लेता था। युग अपने ही ख्यालों में था और तभी कृष ने केबिन का गेट खोला। कृष ने युग को सोच में डूबे हुए देखा तो बोला, अंडरस्को, क्या हुआ, किसके बारे में सोच रहा है? तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। युग ने हंसकर कहा, अंडरस्को, बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर कृष की आंखें हैरानी से फैल गई और बोला, अंडरस्को, राजवीर जीजू को पता है इस बारे में? युग ने हंसकर कहा, अंडरस्को, नहीं पता तो बता दूंगा। ये कहकर दोनों भाई हंसने लगे और तभी कृष ने युग के कंधे पर मारकर कहा, अंडरस्को, अरे बताना किसके बारे में सोच रहा था? युग बोला, अंडरस्को, आज पहली बार अनिरुद्ध ने मुझसे बाइक मांगी। ये सुनकर कृष की आंखें भी हैरानी से फैल गई और फिर वो अपनी गर्दन मटकाते हुए बोला, अंडरस्को, हो ना हो लड़की का चक्कर, बाबू भैया लड़की का चक्कर है, तभी उसने बाइक मांगी, वरना उसने तो आज तक हमसे पेन नहीं मांगा, बाइक मांगनी तो दूर की बात। युगवीर ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन बिना प्रूफ के इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते। कृष बोला, अंडरस्को, तो एक काम करते हैं, उसका पीछा करते हैं, पता चल जाएगा कि किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है। युग ने कहा, अंडरस्को, अरे अगर लड़की का चक्कर भी है तो अच्छी बात है ना, वैसे भी आराध्या अब हमारे घर में आ गई, वो अकेला रहेगा, कम से कम अपना लाइफ पार्टनर के साथ वक्त बिताएगा, छोड़ना हम क्यों उसका पीछा करने लगे, कुछ दिनों में अपने आप ही शिवाय मामू को बता देगा। कृष ने कहा, अंडरस्को, हाँ तू सही कह रहा है,
चल अच्छा है यार, उसकी जिंदगी में कोई आ गई। वैसे भी अभिमान जैसे उसके साथ करता है ना, मुझे लगता नहीं था वो किसी को अपनी जिंदगी में आने देगा। दोनों बात ही कर रहे थे और तभी युग का फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने मैसेज चेक किया तो सरगम का मैसेज था, जिसमें लिखा था देव आज फिर संजना से मिलने के लिए जा रहे हैं। युग ने अपना फोन कृष की तरफ बढ़ा दिया और कृष ने मैसेज पढ़कर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, यार इस संजना का परमानेंट इलाज करो, बहुत हो गया। दूसरी तरफ देव एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और तभी संजना जाकर उसके सामने बैठ गई। देव ने संजना से कहा, अब भी गुस्सा हो? संजना बोली, क्यों, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना तुम मुझे मिलते हो, ना मेरा फोन रिसीव करते हो। जब खुद का मिलने का मन हुआ तो मुझे फोन करके परेशान कर दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो देव, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो जल्द से जल्द ही सरगम को अपनी जिंदगी से निकालो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। देव बोला, पागल हो गई हो? अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम चाहती हो मैं सरगम को डाइवोर्स दे दूं? मैं सरगम को डाइवोर्स नहीं दे सकता, मेरी पूरी फैमिली है, मुझे उन्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, जो मैं नहीं दे पाऊंगा। संजना को गुस्सा आ गया और उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे और खड़ी होकर बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम सरगम को डिवोर्स नहीं देना चाहते थे तो मुझे क्यों लटका कर रखा? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूट गया। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ पहले जैसा बिहेव करोगे, लेकिन तुम तो बदल गए। देव ने कहा, मैं बदला नहीं हूँ, लेकिन मैं अचानक से सरगम को डिवोर्स नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, मुझे घर में सबको सफाई देनी पड़ेगी। देखो तुमने मेरा इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लो प्लीज। इतना कहकर देव ने संजना के सामने हाथ जोड़े और संजना कुछ सोचकर बैठ गई। संजना फिर मन ही मन बोली, देव ना तो पूरे तरीके से मेरा हो रहा है और ना ही मुझे छोड़ रहा है। ऐसे तो मैं नया बकरा कभी नहीं फंसा पाऊंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। देव ने की संजना के हाथ पर प्यार से हाथ रखा और बोला, अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करूं? क्या खाओगी? संजना कुछ नहीं बोली, उसका ध्यान तो कहीं और जा रहा था। देव ने फिर से प्यार से कहा, संजना समझने की कोशिश करो, मैं इतनी जल्दी सरगम को नहीं छोड़ सकता, थोड़ा वक्त तो दो, मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। संजना ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, तुम कुछ ठीक नहीं करोगे, तुम कुछ ठीक कर ही नहीं सकते, मुझे समझ नहीं आता तुमने सरगम से शादी ही क्यों की। अब देव को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, मैंने तुमसे कहा था शादी करने के लिए, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया। ऊपर से मैं अपनी बीमारी से भी जूझ रहा था, ऐसे में मुझे सरगम के पास नींद आई तो मैं क्या करता। देखो मेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, फिर मैं सरगम डाइवोर्स दे दूंगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। संजना ने कुछ नहीं कहा, वैसे भी जब तक वो फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो जाती तब तक देव को छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी देव को फोन वाइब्रेट हुआ। देव ने फोन देखा और बोला, कृष। उसने संजना को देखकर कहा, संजना मेरे भाई का कॉल है, मैं अभी रिसीव करके आता हूँ। संजना बोली, हाँ जाओ कर लो। देव ने हंसकर कहा, तब तक तुम ऑर्डर कर दो। संजना कुछ नहीं बोली और देव अपना फोन लेकर वहां से चला गया। देव के जाते ही वेदांत आकर संजना के सामने बैठ गया। संजना हैरानी से वेदांत को देखने लगी। वेदांत ने बिजनेस सूट पहना हुआ था, हाथ में घड़ी, आंखों में चश्मा, हाथ में मोबाइल। इस वक्त वेदांत को कोई भी देखता तो उसकी सांसें रुक जाती और यही हाल संजना का भी था। वेदांत ने अपना चश्मा हटाया और संजना को देखकर कहा, हाय मैं वेदांत। संजना अब भी हैरानी से वेदांत को ही देख रही थी। इसमें दो राय नहीं थी कि वेदांत इस वक्त बहुत स्मार्ट लग रहा था और संजना ललचाई सी नजरों से वेदांत को देख रही थी। संजना अपने होश में आई और उसने जानबूझकर एक्टिंग करते हुए कहा, आप तो वही है ना जो मुझे मॉल में मिले थे। वेदांत बोला, याददाश्त काफी तेज है आपकी। संजना अपना फोन निकालकर बोली, आप प्लीज मुझे अकाउंट नंबर
दीजिए, मैं आपके पैसे आपको वापस कर देती हूँ। वेदांत ने संजना का फोन छीना और उसमें कुछ टाइप किया और फिर संजना को देते हुए बोला, अंडरस्को, मेरा फोन नंबर है, कभी इस नाचिस की याद आ जाए तो फोन कर लीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। इतना कहकर वेदांत ने अपनी घड़ी देखी और बोला, अंडरस्को, अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, वरना इतने सुनहरे मौके को छोड़कर मैं नहीं जाता। इतना कहकर उसने संजना को आंख मारी और संजना उसके तो होश उड़ गए। वेदांत उठा और वहां से जाने लगा। संजना वेदांत को जाते हुए देख रही थी। वेदांत के पीछे 4-5 आदमी भी चल रहे थे। देखकर ही पता चल रहा था कि वेदांत का रुतबा अलग ही है। दूसरी तरफ देव को फोन पर कृष ने उलझाया हुआ था। कृष बोला, अंडस्को, यार तू ऐसे ही चला जाता है, पापा पूछ रहे थे कि देव कहाँ है। मैं क्या बताऊं कहाँ है, कम से कम पापा को तो बात कर जाया कर। अरे मेरे पापा को ना सही, कम से कम अपने ही पापा को बता दिया कर। यार देख, मेरे से ये सब नहीं हैंडल होता तो घर के बड़ों को बताकर जाया कर। देव ने हैरानी से कहा, अंडस्को, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ कि सबको बताकर जाऊंगा, और वैसे भी आज से पहले तो कभी पापा ने मेरे बारे में नहीं पूछा, अचानक से क्यों पूछने लगे। कृष, जो कि अंदर रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठा हुआ था, उसके सामने युग और सार्थक दोनों बैठे हुए थे। वो पिज्जा की स्लाइस खाता हुआ बोला, अंडस्को, अब ये सब भी पापा से जाकर पूछना, उससे क्या पूछ रहा है। 460 तितली को बुलेट चलानी है। कृष ने फोन पर देव को उलझा कर रखा हुआ था और वही संजना अब वेदांत के बारे में सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो बार बार अपने फोन के स्क्रीन देखती जहां पर वेदांत अपना नंबर टाइप करके गया था। संजना को ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वही है, और तभी उसके सामने सार्थक आकर बैठ गया। सार्थक को अपने सामने देखकर संजना की आंखें हैरानी से फैल गई। सार्थक को तो अच्छे से जानती थी, सार्थक ने तो उसे घर तक छोड़ा था। सार्थक को देखकर वो जानबूझकर सरप्राइज होते हुए बोली, अंडस्को, मिस्टर राजपूत राइट। सार्थक ने कहा, अंडस्को, जी हाँ मैं। संजना, उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे भूल जाएंगी। वैसे एक बात कहूँ, आपको देखकर लगता नहीं आप 30 साल की है। ये सुनते ही संजना आंखें फाड़े सार्थक को देख रही थी। वही सार्थक की बात सुनकर कृष और युग, जो कि उनके पास ही बैठे थे, दोनों ने एक साथ अपने हाथों पर हथेली मार ली और एक साथ बोले, अंडस्को, ये किसी को पटाने में भी रिपीट बात क्यों बोलता है। संजना को बार बार अपनी एज के बारे में सुनकर थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि 2 हैंडसम बैचलर लड़के उसके पीछे लगभग दीवाने हैं। सार्थक बोला, अंडस्को, आप यहाँ अकेले आई हैं। संजना कुछ सोचने लगी। अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि कहीं देव वापस से ना आ जाए, और अगर आ जाएगा तो सार्थक को क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराएगी। ऐसे ही ना जाने कितनी ही बातें संजना के दिमाग में चल रही थी, और तभी सार्थक ने फिर पूछा, अंडस्को, आप यहाँ अकेले आए हैं। संजना ने हमें गर्दन हिला दी। सार्थक खड़ा होकर अपना एक हाथ संजना की ओर बढ़ाते हुए बोला, अंडस्को, तो क्या आज रात हम डिनर करने चले। संजना हैरानी से सार्थक को देख रही थी। इसमें दो राय नहीं थी कि सार्थक दिखने में काफी हैंडसम था, बिल्कुल अपने पापा की परछाई। अब संजना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो एक तरफ रेस्टोरेंट के गेट की तरफ देखती और दूसरी तरफ सार्थक के हाथ को। उसे इतना तो समझ आ रहा था कि उसके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी खड़ी है। वैसे भी देव पर अब उसे भरोसा नहीं था। कुछ सोचकर संजना ने सार्थक के हाथ में अपना हाथ रख दिया और बोली, अंडस्को, हाँ चलिए, लेकिन सिर्फ डिनर। सार्थक ने एक कातिलाना मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, हाँ हाँ बस हम डिनर करेंगे, आपको क्या लगा। संजना भी मुस्कुराकर बोली, अंडस्को, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं लगा, चलिए। सार्थक और संजना दोनों ही उस रेस्टोरेंट से चले गए। उन दोनों को कृष और युग जाते हुए देख रहे थे। वही देव अपने फोन में हेलो हेलो कर रहा था। थोड़ी देर बाहर खड़े रहने के बाद देव ने फोन कट किया, अपनी जेब में रखा और रेस्टोरेंट के अंदर आ गया, लेकिन तब तक संजना जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने किचन की सफाई की और शिवांगी के कमरे में आया। उसने देखा तो शिवांगी बालकनी में खड़ी हुई थी और तेज हवाएं चल रही थी। अनिरुद्ध थोड़ी तेज आवाज में बोला, अंडस्को,
तितली अंदर आ जाओ, वरना बिना पंखों के उड़ जाओगी। शिवांगी ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और फिर धीरे कदमों से कमरे के अंदर आ गई। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, बाहर क्या कर रही थी? शिवांगी सिर झुकाकर बोली, अंडस्को, बुलेट। अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया। वो शिवांगी के पास आया, उसने शिवांगी के चेहरे को अपने एक हाथ से उठाया और बहुत प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, अंडस्को, बताओ बाहर क्या कर रही थी? शिवांगी ने एक हाथ से बालकनी की तरफ इशारा किया और बोली, अंडस्को, बुलेट। अनिरुद्ध ने शिवांगी की कलाई पकड़ी और उसे लेकर बालकनी में आया। शिवांगी ने नीचे पार्किंग में खड़ी अनिरुद्ध की बुलेट की तरफ इशारा किया और बोली, अंडस्को, बुलेट। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, क्या बुलेट? शिवांगी ने अपने दोनों हाथ आगे किए और बुलेट चलाने का इशारा किया। अनिरुद्ध को हंसी आ गई। अनिरुद्ध प्यार से बोला, अंडस्को, तुम्हें बुलेट चलानी है? शिवांगी बोली, अंडस्को, तितली बुलेट। अनिरुद्ध को समझ आ गया कि उसकी तितली बुलेट चलाना चाहती है। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, अगर बुलेट लेकर गिर गई ना तो दब के मर जाओगी। तुम्हें पता भी है कितनी भारी होती है बुलेट। लेकिन शिवांगी तो हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिरुद्ध ने तितली का हाथ पकड़ा और अंदर खींचकर लाता हुआ खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, अजीब पागल है, गिर गई तो खुद से उठ नहीं सकती और इसे बुलेट चलानी है। और ये बोलकर अचानक ही अनिरुद्ध रुक गया। उसने हैरानी से पलटकर तितली को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तितली के अंदर इच्छाएं पैदा होने लगी थी। वो अलग बात है कि वो अपने दिल की बात ठीक से बता नहीं पाती थी, लेकिन वो बुलेट चलाना चाहती है। ये इस बात का सबूत था कि अब वो ठीक होने के रास्ते पर चल पड़ी है और अगर अनिरुद्ध उसका ऐसे ही ध्यान रखता रहा तो शायद उसे दवाइयाँ की टेस्ट की इन सब की जरूरत भी ना पड़े, वो अनिरुद्ध के प्यार के साए में ही ठीक हो जाए। अनिरुद्ध हैरानी से बोला, अंडस्को, तुम बाइक चलाना चाहती हो? शिवांगी ने अपने दोनों हाथ उठाए और उनकी मुट्ठी बनाई और ब्रूम ब्रूम करने लगी और ये देखकर अनिरुद्ध को फिर से हंसी आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। एक ही दिन में वो तितली से बहुत अट्रैक्ट हो गया था। उसे एक उम्मीद दिखाई दी, तितली अब ठीक हो जाएगी। अनिरुद्ध ने खुश होकर तितली को गले लगाया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, अंडस्को, देखो आज रात मेहमान आएंगे, मतलब मेरी बहन और उसका पति आने वाला है। मैं तुम्हें कल बुलेट पर लेकर चलूंगा, फिर जब तुम पूरी ठीक हो जाओगी ना तो तुम्हें चलानी भी सिखा दूंगा। इतना कहकर उसने शिवांगी की ओर देखा। शिवांगी बस अनिरुद्ध को ही देख रही थी, उसे समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा था। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी को समझाने की कोशिश की, उसकी बहन और बहनोई आने वाले हैं। बहुत ज्यादा समझाने के बाद आखिर शिवांगी को कुछ समझ आ गया। वो बस हाँ में ही गर्दन मटकाती रही। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारी और बोला, अंडस्को, बस हाँ में गर्दन हिलाती रहती है, पता नहीं से कुछ समझ भी आता है या नहीं। अचानक ही अनिरुद्ध ने शिवांगी का चेहरा देखकर कहा, अंडस्को, ए तितली, तुम्हारा ताव आएगा तो मुझे बचा लोगी ना? शिवांगी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अनिरुद्ध खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, पता नहीं से कुछ समझ आता भी है या नहीं, या मैं ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। फिर उसने शिवांगी को बेड पर लेटाया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, अंडस्को, चलना फिरना बिल्कुल नहीं और सो जाओ और कमरे से बाहर मत आना, समझ गई? कमरे से बाहर मत आना, तितली कमरे से बाहर नहीं आएगी। इतना कहकर उसने इशारों से भी तितली को समझाने की कोशिश की। तितली ने हाँ में गर्दन हिलाए और बोली, अंडस्को, तितली बाहर नहीं, तितली बाहर नहीं, तितली सोई सोई। अनिरुद्ध ने एक तसल्ली की गहरी सांस ली और बोला, अंडस्को, हाँ तितली सोई सोई ठीक है और बाहर मत आना। अनिरुद्ध कमरे से बाहर चला गया और जाते हुए उसने कमरे का गेट बंद कर दिया। अनिरुद्ध सीधा किचन में आया। उसे आज आराध्या और अभिमान के लिए डिनर जो बनाना था, हालांकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि अभिमान शायद ही उसके हाथ का बना हुआ खाना खाए, फिर भी कुछ रस्मों को तो अनिरुद्ध को भी मानना पड़ता। दूसरी तरफ सीनियर रघुवंशी जूनियर रघुवंशी के साथ मेंशन वापस आए। सबके हाथ में अपने अपने लैपटॉप के बैग थे। सब जब आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हैंडसम लोगों की फौज एक साथ आ रही है। सब ने थ्री पीस पहना था और सब एक
से एक हैंडसम लग रहे थे। तभी तभी हीर शाम की पूजा करके हॉल की तरफ आ रही थी। हीर ने सबको देखा तो मुस्कुराने लगी। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, ऐसे क्या देख रही हो? हीर बोली, अंडस्को, मुझे लगता है मेरे परिवार को मेरी ही नज़र लग जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे 7-8 हीरो रैंप करते हुए घर आ रहे हैं। हीर की बात सुनकर सब हंसने लगे और शिवाय दिव्यांश तो कुछ ज्यादा ही हंसने लगे। दोनों को वो दिन याद आ गए जब उन्होंने हर्षवर्धन को जबरदस्ती नचवाया था और उस मीठे से मोमेंट को याद करके सबके चेहरे पर हंसी आ गई। हर्षवर्धन सबको हंसते हुए देखकर मन ही मन खुद से बोला, अंडस्को, आराध्या इस घर के लिए भाग्य लेकर आई है। बहुत दिनों बाद सबको इकट्ठे देखा है। बहुत दिनों बाद सब खुश है, वरना तो हमारे घर के बच्चे घर से रूठ कर चले गए थे। यही सब याद करके हर्षवर्धन की आंखें हल्की सी नम हो गई। आखिर उस घर को हर्षवर्धन ने बहुत मेहनत से संजो कर रखा था, जबकि वो चाहता तो हीर को लेकर वहां से चला जाता और उस घर ने भी हर्षवर्धन को बहुत प्यार दिया था। शिवाय दिव्यांश चाहते तो हर्षवर्धन का सच सबको बता देते, लेकिन उन दोनों भाइयों का प्यार बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने सबके सामने अपने चाचू की इज्जत बनाए रखी। सब लिविंग एरिया में बैठे हुए अपनी अंगड़ाई तोड़ ही रहे थे कि मिस्टर बजाज अपनी बेटी बानी बजाज को लेकर घर में इंटर हुए। उन दोनों को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि हीर का चेहरा लटक गया। उसने मीरा की तरफ देखा जो किचन में अपनी बहन के साथ काम में हाथ बटा रही थी। मिस्टर बजाज अपनी बेटी को लेकर लिविंग एरिया में आए और बैठकर बातें करने लगे। हीर ने एक नौकर से कहकर सबके लिए चाय बनवा दी और सब बैठकर बातें कर रहे थे और बातों बातों में मिस्टर बजाज ने बानी का रिश्ता कृष के लिए मांग लिया। मिस्टर बजाज ने कहा, अंडस्को, रघुवंशी साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे बात की थी। आज सोचा सबके सामने आपसे बात कर लूं। मैं अपनी बेटी बानी की शादी कृष से करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरी बेटी हमेशा के लिए इस घर में आ जाए। मैं कृष का रिश्ता अपनी बेटी के लिए मांगता हूँ। सब हैरानी से मिस्टर बजाज को देखने लगे, जबकि बानी आंखों में हल्की सी शर्म लेकर वहीं बैठी रही। मिस्टर बजाज ने जैसे ही कृष का रिश्ता मांगा, कृष की आंखें बाहर आ गई। उसने हीर को देखा। हीर ने अपनी नजरें झुका ली। कृष को समझते देर नहीं लगी कि उसकी माँ ये बात जानती थी, लेकिन उन्होंने कृष से जिक्र नहीं किया। कृष चुपचाप उठा और वहां से चला गया। उसके जाते ही हर्षवर्धन ने बानी की ओर देखकर कहा, अंडस्को, बेटा, तुम्हें कृष पसंद है? बानी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी शिवाय बोला, अंडस्को, लेकिन कृष को भी तो बानी पसंद आनी चाहिए। हर्षवर्धन ने शिवाय को आंखें दिखाए और शिवाय चुप हो गया और फिर वो भी वहां से उठकर चला गया। हर्षवर्धन ने मिस्टर बजाज से कहा, अंडस्को, देखिए, मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर बानी हमारे घर की बहू बनेगी तो, लेकिन मुझे एक बार कृष से बात करनी है, उसके मन की भी पूछनी है। और तभी बानी झट से बोली, अंडस्को, कृष क्यों मना करेगा अंकल? वो तो बचपन से मेरा दोस्त है। हीर गले में थोड़ी सी कड़वाहट लेकर बोली, अंडस्को, दोस्ती में और प्यार में फर्क होता है बानी। अब ये बचपन नहीं, जवानी है, और जवानी में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। वहां रिश्ते की बात होने लगी और तभी आर्या ने अभिमान के कमर पर हल्का सा हाथ रखकर कहा, अंडस्को, तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए जाना है। अभिमान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने एक बार अपनी मां को देखा। अभिमान चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। मिस्टर बजाज ने हीर को देखकर कहा, अंडस्को, भाभी जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। आप कृष से पूछ लीजिए, अगर वो इस रिश्ते के लिए खुश होगा तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे, वरना आप तो जानते हैं, जवान बेटी को कब तक घर बैठा कर रखूंगा, कोई और रिश्ता ढूंढ लूंगा। और तभी बानी हल्के गुस्से में अपने पापा को देखकर बोली, अंडस्को, मैं कृष के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। घर की औरतों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर एक लड़की सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकती है? अगर उसे कृष से शादी भी करनी है तो ये बात वो अपने घर जाकर अपने पापा से आराम से कर सकती है, लेकिन इतने बड़े परिवार में सबके सामने ऐसा बोलना घर की किसी भी औरत को अच्छा नहीं लग रहा था। मिस्टर बजाज ने बानी को थोड़ी आंखें दिखाई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो थोड़ा सा रोने वाला मुंह बनाकर बोली,
अंडरस्को मुझे बस कृष से शादी करनी है, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। हर्षवर्धन ने बानी के सिर पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को हाँ हाँ, अगर कृष इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगा तो हम बहुत जल्द तुम्हें इस घर में हमेशा के लिए ले आएंगे।